नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। अभी मैं लेके आया हूँ आपके लिए सोशल साइंस क्लास 9th का आंसर की। जो मॉर्निंग वाले बच्चों का पेपर हुआ है अभी भी, तो उसका ऑफिशियल आंसर की आ चुका है। तो पूरा पेपर देखने के बाद मैं आपसे ये जरूर कह सकता हूँ कि जो मैंने आपको वीडियो में कहा रखा है, सारे क्वेश्चन ए टू जेड उन्हीं के पार्ट हैं। आप चाहो तो वीडियो देख लो। क्वेश्चन पेपर, असाइनमेंट और असेसमेंट शीट कराई थी मैंने, और इसके अलावा वीडियो दिया था, उसी में से सारा क्वेश्चन पूछा गया था। पहले क्वेश्चन का आंसर था, वो था स्टेट जनरल। स्टेट जनरल बी पे आपको टिक करना था। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर था 1791, 1791। क्वेश्चन नंबर 3 जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब यानी सी जो था उसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 4, ये तो क्वेश्चन पेपर से एज उठ के आया, रॉजर दी लाइल। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा रॉजर दी लाइल, यानी डी पे आपको टिक करना था। क्वेश्चन नंबर 5 ओलंप दे गूज, ये आपके असेसमेंट में भी था और क्वेश्चन पेपर में भी था, तो ए इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो पूंजी, मान, प्रयास और संसाधन सभी चीज चाहिए, तो उपरोक्त सभी, डी इसका करेक्ट आंसर था, ऑल द अबव, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 का भी आंसर यही आएगा, उपरोक्त सभी, ऑल द अबव, डी इसका करेक्ट आंसर था क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 ये भी क्वेश्चन पेपर से उठ के आया था, इसका ए जो था वो करेक्ट आंसर था। आपको ए पे टिक करना था, मल्टीपल क्रॉपिंग। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर था HYV बीज, यानी ए जो था इसका करेक्ट आंसर था। ए पे आपको टिक करना था, थ्रू HYV सीड्स, ए इसका करेक्ट ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, आपसे पूछा जा रहा था कि कौन सा सेवा क्षेत्र के अंदर आएगा, तो संचार, कम्युनिकेशन जो आएगा वो सर्विस प्रोवाइडर होता है, इसलिए बी जो था उसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 11 में, क्योंकि यहाँ पर लाभ कमाने के उद्देश्य से पूछा गया था, तो जो एक आर्थिक क्रियाकलाप है, अगर हम प्रॉफिट के लिए करते हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी ए जो था उसका आंसर था। पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में फसल की पैदावार को बढ़ावा दिया गया। किसको बढ़ावा दिया गया था, तो गेहूं जो था इसका आंसर था। वीट जो था इसका करेक्ट ऑप्शन था। जनसंख्या पूंजी में बदल जाती है जब हम उसको अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा प्रशिक्षण देंगे, अच्छा चिकित्सीय सुविधाएं देंगे, तो डी जो था इसका करेक्ट ऑप्शन था, उपरोक्त सभी, ऑल द अबव इसका आंसर होगा। कर्क रेखा के बारे में पूछा गया था, तो हम सबको पता है 23 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को कर्क रेखा की वैल्यू होती है, सी आंसर आ जाएगा, तो इस पे सी पे आपको टिक करना था। क्वेश्चन नंबर 15 द्वाबा। द्वाबा होता है दो नदियों के बीच की भूमि, तो ए आंसर था। द्वाबा का मतलब ही होता है लैंड बिटवीन टू रिवर्स, तो ए इसका करेक्ट ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ चुका हूं मैं। आपसे पूछा गया था कौन सा ऐसा स्टेट है जिसका इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है, तो हरियाणा का इंटरनेशनल बाउंड्री किसी से मैच नहीं होता। हरियाणा का जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है किसी से मैच नहीं होता। खारे पानी की सबसे बड़ी झील, डैक क्वेश्चन था आपकी बुक का, तो चिल्का झील, चिल्का लेक जो है वो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है इंडिया की। उसके बाद आपसे पूछा था भारत की मुख्य भूमि के पश्चिम में कौन सा है, तो इन चारों में जो बेस्ट है वो बंगाल की खाड़ी है, तो ए पे आपको टिक करना था, बे ऑफ बंगाल, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 कश्मीर और कन्याकुमारी में दिन और रात की अवधि में अंतर का कारण पूछ रहा था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा अक्षांश में अंतर, क्योंकि अक्षांश में अंतर होता है, डिफरेंस इन लैटिट्यूड, तो ए पे आपको टिक करना था क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर। अच्छा, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच में लॉन्गिट्यूडनल फर्क होता है, बट कन्याकुमारी से अगर कश्मीर के बारे में पूछ रहा है तो लैटिट्यूड आंसर आएगा। उसके बाद आपको गलत मिलान की पहचान करनी थी, तो कंचनजंगा भारत में है, कामेट भारत में है, नामचा बुड़वक भारत में है, माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं है, तो ए जो था वो इनकरेक्ट था, इनकरेक्ट पूछ रहा था, तो ए इसका आंसर था, माउंट एवरेस्ट इंडिया में नहीं है। नाउ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर कब कहाँ पारित हुआ, तो पाकिस्तान में। आप परवेज मुशर्रफ के बारे में कहानी आपको बताई थी, लीगल फ्रेमवर्क पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ द्वारा पारित किया गया था। जिम्बाब्वे के तानाशाह का नाम मैंने आपको बताया था, रॉबर्ट मुगाबे, वहाँ के डिक्टेटर थे उसका नाम था रॉबर्ट मुगाबे, सी इसका आंसर था। संविधान सभा के कौन सदस्य नहीं थे, तो महात्मा गांधी कभी भी किसी सभा के सदस्य नहीं रहे, महात्मा गांधी, यानी बी आंसर था क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं कि कौन सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, तो मैंने आपको बार बार कहा है कि सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेमबल को कहते हैं, जो हम यूएसए से लेकर आए थे। उद्देशिका को भारतीय संविधान की आत्मा बसती है, तो ए इसका आंसर था। यहाँ पिक्चर दिया हुआ था टूटे हुए जंजीर, और टूटे हुए जंजीर जो होता है वो आज़ादी का प्रतीक होता है, वो फ्रीडम का सिंबल होता है, तो बी पे आपको टिक करना था। उसके अलावा ये विजुअली इंपेयर्ड बच्चों के लिए था, टूटी हुई बेड़ियां आज़ादी का प्रतीक होता है, फ्रीडम का सिंबल होता है। सन 1791 में जब नया सकृत नागरिक लागू किया गया, तो उसके बेस पर आपको बताना है कौन कौन से सही थे,
तो फ्रांस के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार तो नहीं मिला था, केवल 25 से अधिक उम्र वाले को वोट देने का अधिकार मिला था, पुरुष होने चाहिए और 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते हो। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही थे 2, 3, 4। तो 2, 3, 4 सी जो था उसका करेक्ट ऑप्शन था। तो सी पे आपको टिक करना था। क्वेश्चन नंबर 26 में सी आंसर था। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि स्टेट जनरल की सभा के विरोध जताते हुए बाहर चले गए थे। बिल्कुल सही बात है, तीसरे स्टेट के गुस्सा होकर चले गए थे। और तीसरे स्टेट की वो क्यों बाहर चले गए थे? क्योंकि उन्होंने मतदान की जगह जो आधारित मतदान था उसकी जगह व्यक्तिगत आधारित मतदान की मांग की थी। रूसो की किताब थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उससे सीख लेकर, जिसको सम्राट ने अस्वीकार कर दिया था, इसलिए वो बाहर चले गए थे। तो दोनों लाइन सही है और ये इसका करेक्ट रीजन भी है कि बाहर क्यों चले गए, क्योंकि सम्राट ने उनकी मांग को अस्वीकार कर दिया। तो ए इसका करेक्ट ऑप्शन था। तो ए पे आपको टिक करना था। ए आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। 28 आपको मैच करना था। तो चर्च जो टैक्स लेता है उसको हम क्या बोलते हैं? याद कीजिए, उसको टाइड कहते हैं। राज्य जो कर लेता है उसको हम टाइल कहते हैं। बास्तिल के किले का पतन कब हुआ था? तो 1789 में हुआ था और फ्रांस गणतंत्र बना था 1792 में। तो इस हिसाब से सी जो है वो करेक्ट मैचिंग है। सी का मैचिंग बिल्कुल सही है। तो अगर आप सी पे लगा के आए हो तो मुबारक हो, आपका आंसर बिल्कुल सही है, मजे लो। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ गया। आपसे पूछा जा रहा था कि भारत के बारे में आपको बताना है कि कौन कौन सा कथन सही है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है, सही स्टेटमेंट है। इसका कुल अक्षांशीय देशांतीय विस्तार 30 डिग्री है और हिंद महासागर इसके दक्षिण में स्थित है। ठीक है, इसके दक्षिण में स्थित है हिंद महासागर। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, इसके तीनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा कि भाई तीनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए डी पे आपको टिक करना था। भारत में कौन सा कथन भारत के संदर्भ में सही है? ये उत्तरी गोलार्ध में है, ये स्टेटमेंट सही है, उत्तरी गोलार्ध में है। कर्क रेखा इसको 2 भागों में बांटती है और अक्षांशीय विस्तार यही है। अब देखिए हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा फर्क था, वेट करना, मेरी बात को समझना। हिंदी में लिखा था अक्षांशीय विस्तार और जबकि इंग्लिश में लिखा था लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन। तो अब मैं आपको दोनों में फर्क बताता हूँ। हिंदी के हिसाब से ये तीनों स्टेटमेंट सही है। अक्षांशीय विस्तार भारत का वाक्य में इतना ही होता है, तो हिंदी के हिसाब से ये तीनों स्टेटमेंट सही है, यानी डी आएगा। बट एज पर इंग्लिश के हिसाब से लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन ये नहीं होता, तो वो होता है लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन। तो इंग्लिश के हिसाब से ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो 1 और 2 आएगा। मेरी बात समझ में आ रहे हो? हिंदी मीडियम के लिए तीनों स्टेटमेंट सही है, बट इंग्लिश मीडियम के लिए केवल 2 स्टेटमेंट सही है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंड ये नहीं होता, लैटिट्यूडनल एक्सपेंड होता है ये। तो केवल 1, 2 सही है इंग्लिश मीडियम के हिसाब से। तो ये डिपेंड करेगा टीचर के ऊपर, आपके टीचर के ऊपर, कि वो किसको सही कंसीडर करेंगे। भारत के उत्तरी मैदान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र 3 नदियों से बना है, बिल्कुल सही है। जलोढ़ के निक्षेपण के कारण ये काफ़ी उपजाऊ है और ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिम भाग में स्थित है। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो हमारा डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। आपको डी पे टिक करना था क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। उत्तरी मैदान उपजाऊ क्षेत्र होने के क्या कारण हैं? तो यहाँ पर्याप्त पानी की उपलब्धता है, अच्छा खासा पानी है, नदियाँ बहुत सारी हैं। काली मृदा से बना है, काली मृदा नहीं है, जलोढ़ मृदा है वहाँ, तो जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप से बना है। तो 2 स्टेटमेंट सही है, पहला और तीसरा। 2 स्टेटमेंट बिल्कुल सही है 32 में, 2 स्टेटमेंट सही है, पहला और तीसरा। तो 1 और 3 जो है वो सत्य है, तो सी आपका आंसर था। ठीक है, 1 और 3 करेक्ट था इसके अंदर। 32 की बात करें तो पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है, सही स्टेटमेंट है, पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। लेकिन पश्चिमी घाट की उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, ये गलत है। पश्चिमी घाट की उत्पत्ति ज्वालामुखी से नहीं हुई है। तो 1 सही है और 1 गलत है, 1 सही है और 1 गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी पे टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए। हिंद महासागर यूरोपीय देशों और एशियाई देशों को मिलाता है, बिल्कुल सही बात है। हिंद महासागर यूरोपीय और एशियाई देशों को मिलाता है और भारत की महत्वपूर्ण स्थिति के कारण ही इसका नाम हिंद महासागर पड़ा है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो अगर आप दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से देखो तो हिंद महासागर यूरोपीय और एशियाई देशों को मिलाता है, तभी तो इसकी महत्वपूर्ण स्थिति बनी ना। महत्वपूर्ण स्थिति क्यों बनी? क्योंकि यूरोपीय और एशियाई देशों को मिलाता है, इसलिए इसकी महत्वपूर्ण स्थिति है और इसलिए इसका नाम हिंद महासागर पड़ा। तो ये इसका करेक्ट रीजन भी है, इसलिए ए जो होगा वो बेस्ट है। तो आंसर की में भी ए ही है, ए लिखा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 35 की ओर जाते हैं। नगद पैसे को कार्यशील पूंजी कहा जाता है, बिल्कुल। जो नगद पैसा होता है, कैश होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। कैश को वर्किंग कैपिटल बोला जाता है। ये उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाता है, इसलिए तो इसको नगद कार्यशील पूंजी बोलेंगे, क्योंकि उत्पादन क्रिया के दौरान ये समाप्त हो जाता है। जो जल्दी समाप्त हो जाते हैं
उसको हम कार्यशील पूंजी कहते हैं। दोनों स्टेटमेंट सही हैं और ये इसका करेक्ट रीजन भी है कि भाई नगद पैसे को कार्यशील पूंजी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये समाप्त हो जाता है। तो इसका आंसर ए आएगा, आपको ए पे टिक करना था क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। आधुनिक कृषि प्रणाली ने प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचाया है, बिल्कुल सही है। और प्राकृतिक संसाधन कई वर्षों में बनते हैं, ये भी सही है। तो स्टेटमेंट तो दोनों सही है लेकिन ये इसका रीजन नहीं है। स्टेटमेंट दोनों सही है लेकिन ये इसका रीजन नहीं है, इसलिए बी इसका आंसर आएगा। बी पे आपको टिक करना था कि दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन रीजन एक दूसरे का नहीं है। कविता एक कामकाजी महिला है और उनके बारे में कुछ खासियत बात देगी थी। उसके पास नौकरी की सुरक्षा है, उसका रोजगार नियमित है, उसके पास स्वास्थ्य और बीमा जैसी सामाजिक उपलब्ध है। तो मैंने आपको बताया था ये सारी चीज़ें जो होती है वो संगठित क्षेत्र में आता है, इसे संगठित क्षेत्र बोलते हैं, इसे ऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं। तो बी आपका आंसर था। 38 पे आते हैं। रवि बेरोजगार कब कहलाएगा? वह काम करने की इच्छा रखता हो और उसे प्रचलित दर पर मजदूरी उपलब्ध ना हो। तो अगर ये दोनों चीज़ है तो उसे हम बेरोजगार बोलेंगे। तो 2 और 3 दोनों सही हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो था वो सी था, आपको सी पे टिक करना था। आंसर की में भी सी ही दिया हुआ है। नाउ निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। बेरोजगार में जब वृद्धि होती है तो ये मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक है। पहला स्टेटमेंट ही ठीक था, पहला स्टेटमेंट ही करेक्ट था, तो आपका ए आंसर था। आंसर की में भी 39 का ए ही है। नाउ निम्नलिखित में गलत कथन की पहचान करनी है। गलत आपको बताना है गलत कौन सा है। स्टेटमेंट गलत था। तो उत्पादन में मानव पूंजी की भूमिका नहीं होती, ये स्टेटमेंट गलत है ना कि मानव पूंजी की भूमिका नहीं होती, तो ये स्टेटमेंट गलत था। तो आपका आंसर सी था। इसका 40 का आंसर जो था वो सी पे आपको टिक करना था। क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाता हूं मैं। रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में निम्न कौन सा कथन सही है? ये पानी में घुलकर पौधों को तुरंत उपलब्ध हो जाता है, मिट्टी में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं और उसके अधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता कुछ समय बाद कम हो जाती है। तो तीनों स्टेटमेंट सही थे, तो डी पे आपको टिक करना था। ऑल द अबव डी आंसर था 41 का। 42 पे आ जाते हैं कि नागरिकों को किसी भी धर्म, जहाँ धर्म की बात होती है वहाँ पंथ निरपेक्ष आता है। मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, सेकुलर बोलते हैं, इंडिया सेकुलर कंट्री, क्योंकि इनका ऑफिशियल हमारा कोई रिलीजन नहीं है। तो ए इसका करेक्ट आंसर था। 43 पे आ जाते हैं। 43 में आपको दिया हुआ है, मैं भारत के ऐसा संविधान चाहता हूँ जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। ये महात्मा गांधी जी का लिखा हुआ है। मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूँगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने और उसे लगे कि देश बनाने में उसकी भी भागीदारी है। ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय के लोग पूरे मिलजुल से रहें, महात्मा गांधी जी के सपनों के भारत में। तो आप महात्मा जी गांधी जी के सपनों के भारत में क्या क्या खास बातें थी? तो गरीब भी अमीर हो जाए, गलत। समाज में सब व्यक्तियों की भागीदारी होगी, तो बिल्कुल सही है, समाज में सभी व्यक्तियों की भागीदारी हो। तो बी जो था बच्चों, ये इसका करेक्ट आंसर था। ऑल द पीपल इन कंट्री विल हैव द इफेक्टिव वॉइस, तो बी आंसर था। हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि संविधान विभिन्न तरह के लोगों के बीच भरोसा उत्पन्न करता है। संविधान सरकार के गठन की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है। संविधान शासन प्रमुख के नाम को स्पष्ट नहीं करता। ठीक है, तो 1 और 2 जो था वो दोनों स्टेज सही थे, तो 1 और 2 आएगा। 1 और 2 देखिए, इसमें जो है संविधान शासन प्रमुख के नाम को स्पष्ट करता है। अब यहाँ कन्फ्यूजन है कि नाम को स्पष्ट तो नहीं करता। ठीक है, तो आंसर की के हिसाब से जो है वो बी आंसर है। आंसर की में बी दिया हुआ है। बाकी अगर आपने डी भी लगाया है तो वो टीचर पे डिपेंड करेगा, बट बी जो है वो आंसर की में गिवन है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के संदर्भ में सही है? सभी सदस्यों का चयन सार्वभौमिक वैश्विक अधिकार पर किया जाता है, सही बात है। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि सभी सदस्यों का चुनाव सार्वभौमिक वैश्विक अधिकार पर ही किया जाता है, तो ए इसका बिल्कुल सही आंसर था। तो आपको ए पे टिक करना था। ए इसका आंसर आएगा 45 का। 46 पे आ चुका हूं मैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान सभा में सही है? भारतीय संविधान समता मूलक समाज की स्थापना पर बल देता है, बिल्कुल नहीं। हाँ सही है, समता मूलक यानी समान मूल, स्टेटमेंट सही है बेटा, सॉरी। भारतीय संविधान समता मूलक समाज की स्थापना पर बल देता है, समान समाज पर बल देता है। भारतीय संविधान लोकतांत्रिक शासन पद्धति पर बल देता है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को बंधुता का विकास करता है, सभी उपरोक्त सभी। डी इसका आंसर आएगा। सारी स्टेटमेंट सही हैं, तो 46 का बच्चों डी आंसर था। फिर केस स्टडी दे रखा था, आपने पढ़ लिया होगा, तो मुझे तो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता सकता हूँ। 18वीं सदी में फ्रांस का किस राजवंश का था? तो बुर्बो राजवंश, बुर्बोन, याद है ना, लुइस 16 बुर्बोन फैमिली का था। कौन सा फ्रांस के खाली राजकोष का कारण नहीं था? तो फ्रांस क्रांति तो बाद में हुई थी ना, जब राजकोष खाली हो गया था, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन इसका कारण नहीं था, सी आंसर था। उसके बाद फ्रांसीसी क्रांति के पहले फ्रांस में करों में वृद्धि का कुछ कारण नीचे दिए गए।
अब कर में वृद्धि क्यों किया गया, तो आपको बताना है सेना का रखरखाव करने के लिए, सरकारी कार्यालयों को चलाने के लिए, राज दरबार की शान शौकत के लिए, और अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से हमें मतलब नहीं है, तो हमें 3 मिल गए, 1 2 3, तो 1 2 3 ए करेक्ट आंसर था। ए पे आपको टिक करना था। 49 का आंसर ए था बच्चों, आंसर की में भी ए ही दिया हुआ है, तो ए पे टिक करना था। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा क्या थी, सबको पता है लिब्रे थी, लिब्रे याद करिए। फ्रांसीसी क्रांति के समय करेंसी जो थी वो लिब्रे थी। 18वीं शताब्दी में फ्रांस का समाज कितने स्टेट में बटे थे, 3 स्टेट में बटा था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, सबको पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन वॉज द कॉमन एनिमी, कॉमन एनिमी कौन था फ्रांस का, जिसने अमेरिका की मदद की थी ना, तो ब्रिटेन, ब्रिटेन कॉमन एनिमी था जिसके खिलाफ लड़ाई हुई थी। अगला केस स्टडी आपको दिया हुआ है तो आप पढ़ लेना, मैं शायद बिना केस स्टडी पढ़े भी आपको आंसर बता सकता हूँ। सरकार के स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र की बुनियादी बात क्या है, गरीबी मिटाएं, लोग गलतियां ना करें, लोग अपने बारे में स्वयं फैसला लें। बेस्ट ऑप्शन यही है कि लोग अपने बारे में खुद फैसला लें, तो पीपल टेक देयर ऑन डिसीजन, सी आंसर आएगा। लोकतंत्र में फैसलों में देरी का कारण क्या है, तो फैसले में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना, क्योंकि सबसे पूछना पड़ता है इसलिए फैसले लेने में देरी होती है। तो बच्चों बी जो था इसका बेस्ट ऑप्शन था, बी पे आपको टिक करना था। लोकतंत्र के समय इनमें से कौन सा सत्य है, इसके सभी फैसले सही होते हैं, ऐसा नहीं है, यह लोगों के द्वारा चुना जाता है, सही बात है। लोकतंत्र सभी समस्याओं को तुरंत खत्म कर सकता है, ऐसा भी नहीं है। तो केवल सेकंड जो है वो सही है कि इसमें जो यह लोगों के द्वारा चुना हुआ होता है, तो सेकंड सही था, तो ओनली सेकंड, केवल सेकंड सही था, तो बी आंसर था 55 का। 56 पे आ चुका हूं मैं। निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र की कमी नहीं है, कमी नहीं है, लोगों द्वारा चुना जाना, ये कमी तो नहीं है, ये तो कमी नहीं है। नेतृत्व परिवर्तन की संभावना, ये भी कमी नहीं है। और उसके बाद फैसले में लोगों की भागीदारी बनाना, ये भी कमी नहीं है। आपसे कह रहा है इनमें से कौन सी लोकतंत्र की कमी नहीं है, तो इनमें से कोई भी कमी नहीं है। ये सब कोई कमी थोड़ी है कि लोग द्वारा चुने जा रहे हैं, नेतृत्व परिवर्तन की संभावना होगी, लोगों की भागीदारी बनाना, तो कमी नहीं होगी। हाँ, एक ऑप्शन हम ले सकते हैं कि नेतृत्व परिवर्तन की संभावना से क्या होता है, अस्थिरता आता है, बट मैं आंसर की के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, वो डी है, आंसर की के अकॉर्डिंग डी है। बट अगर आपने बी लगाया तो इसके बारे में टीचर सोच सकते हैं, बट आंसर की के अकॉर्डिंग चेक करेंगे तो डी आएगा। आगे, भारत की तरह विविधता वाले देश के लिए शासन की सबसे बेहतर पद्धति क्या है, तो लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, यही तो हम पढ़ रहे हैं पूरे चैप्टर में। डेमोक्रेसी बेस्ट है सभी देशों के लिए, तो भारत के लिए भी बेस्ट होगा। 58 पे आ चुके हैं। डेमोक्रेसी प्रोवाइड द लोकतंत्र टकराव की समस्या का शांतिपूर्ण समाधान उपलब्ध कराता है, क्योंकि फैसले में लोगों की भागीदारी होती है, यह ताकत के बल पर किया जाता है, अल्पमत के आधार पर फैसला किया जाता है, इनमें से कोई नहीं, तो फैसले में लोगों की भागीदारी होती है, तो ए जो है बेस्ट है। ए पे आपको आंसर टिक करना था, पीपल पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग, ए आएगा। उसके बाद आपको पॉलिटिकल मैप दिया हुआ था और आपको उसमें बताना था कि उसमें कैपिटल आपको पहचाननी थी, जैसे मैंने आपको मैप क्वेश्चन पेपर में भी कराया था। तो ये जो था बच्चों, ये उड़ीसा है, ये उड़ीसा है, और उड़ीसा का जो कैपिटल है वो भुवनेश्वर है, तो भुवनेश्वर पे आपको टिक करना था, ए ऑप्शन भुवनेश्वर था, ए बेस्ट ऑप्शन था। उसके बाद भारत के उस राजनीतिक मानचित्र में बी दिखाया गया पर्वत चोटी है, उसका नाम आपको पहचान करनी है, तो ये जो है इसकी पहचान आपको करनी है, ये वाला पार्ट इसकी पहचान करनी है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ देखिए, अगर आपको यहाँ कन्फ्यूजन होती है कि भाई कौन सी पर्वत चोटी है, तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है कंचनजुंगा, देखो नाम लिख दिया ना यहाँ पर, तो कंचनजंगा ये आंसर आ गया, ठीक है, सी आंसर होगा, क्योंकि ये चीज़ सेम आपको यहाँ भी दिया हुआ है। भारत के उड़ीसा राज्य की राजधानी क्या है, तो भुवनेश्वर, भुवनेश्वर आंसर था। और किस राज्य में कंचनजंगा है, तो सिक्किम में है, सिक्किम के पास है बिल्कुल, तो सिक्किम आंसर आएगा, सी जो है इसका आंसर आएगा सिक्किम, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको आंसर बताया ऑफिशियल आंसर की बताया, तो अधिक से अधिक बच्चों के साथ शेयर कीजिए। जो आप पेपर दे के आए कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने मार्क्स आए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे के सारे वीडियो आपको सबसे पहले मिले। नमस्कार, जय हिंद।